हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग मुगल काल को खत्म कर देंगे। जी हाँ, मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था हमारी रह गई है, तो उसको भी आज हम खत्म कर देंगे। यानी कि मुगल काल की आखिरी क्लास आज हमारी होगी। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल तैयारी परीक्षा की को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सभी क्लासेस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी और लिंक आपको वहाँ टाइम टू टाइम मिलता रहता है, तो वहाँ से आपको क्लास के बारे में पता भी चल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम भी आप लोगों का लगभग आने ही वाला है, तो थोड़ा सा इसको और तेजी से लेके चलते हैं। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इसका राजत्व सिद्धांत। जब हम इसके राजत्व सिद्धांत की बात करते हैं तो याद रखिएगा, मुगल काल की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था होगी या जो भी सैनिक व्यवस्था होगी, राजनीतिक व्यवस्था होगी, वो सब कुछ शरीयत के हिसाब से चलेगा। यानी कि इस्लामिक जो रीति रिवाज होते हैं उनके हिसाब से चलेगा। तो ये जैसा कि आपको पता है, कुरान और हदीस के हिसाब से शरीयत में कानून बनते हैं, चलते हैं, वही इसमें भी रहेगा। सबसे पहले आ जाते हैं बाबर के ऊपर। तो बाबर ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया था, यानी कि खुद को आपके खलीफा से मुक्त घोषित किया था। ठीक है, क्या किया था इसने? खुद को खलीफा से मुक्त, यानी कि जो शासन था इसका वो खलीफा के अधीन ना होके खलीफा से एकदम अलग मुक्त था, और अपने आप को इसने बादशाह कहा था, यानी कि बादशाह की उपाधि दी थी। इसके बाद इसका बेटा आता है हुमायूं। इसने भी खुद को बादशाह कहा और इसने सीधे सीधे कहा कि ये पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि बनकर आया है। ठीक है, यानी कि खुदा के इसके द्वारा जो काम किया जाएगा या जो बातें कही जाएंगी वो एज जो खुदा के प्रतिनिधि के तौर पर ये कह रहा है, यानी कि खुदा भी यही चीज चाहते हैं। इसके बाद आता है अकबर, और इसने राजत्व का जो विषय माना या राजत्व का जो बेस माना, वो उसे ईश्वर का अनुग्रह कहता है। अकबर, जैसा कि आपको पता है, सेक्युलर चीजें इसके टाइम पे बहुत होती हैं, समन्वय बनाकर चलता है, तो वही ये काम करता है, ये ईश्वर का अनुग्रहकर्ता के तौर पे काम करता है। फिर आता है औरंगजेब। इसने पूरी तरीके से इस्लाम को माना, इस्लाम के हिसाब से ही सारे काम करे हैं। आगे चल के जब आप इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं, सैनिक व्यवस्था को, इसके सिद्धांतों को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा ये पूरी तरीके से इस्लाम का गुलाम बनकर ही इसने काम किया है। यानी कि जैसे जैसे इस्लाम में कहा गया है वैसे ही ये आगे चल के काम करता है। अब आ जाते हैं इसमें, मुगलों ने अपने राज्य की रक्षा करने के, यानी कि औरंगजेब ने जो प्रणाली रखी थी, इसमें क्या था कि अगर मुगल अपने राज्य की रक्षा कर रहे हैं तो उन्हें जहां बानी कहा जाएगा, और अगर अपने राज्यों पर अधिकार कर रहे हैं, यानी कि अन्य राज्यों पर अधिकार कर रहे हैं, तो उसे जहांगीरी कहा जाएगा। तो याद रखना, कभी भी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए या जहांबानी और जहांगीरी क्या था, तो जहांगीरी ये मत बता लेना कि भाई जहांगीर का शासन को जहांगीरी कहा जाता था, ऐसा नहीं था। अन्य राज्यों पे अगर मुगल अधिकार करते हैं तो उसे जहांगीरी कहा गया था। अपने राज्यों की सुरक्षा कर रहे हैं तो उसे जहां बानी कहा गया था। ठीक है, इसके बाद अगला है, अगर प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन में जो विकास हुआ था प्रॉपर, वो हुआ था अकबर के टाइम पे, यानी कि अकबर द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को विकसित किया गया था। मुगलों की जो केंद्रीय व्यवस्था थी उसमें पूरा के पूरा केंद्र बिंदु सम्राट होता था, यानी कि सबको सम्राट के इर्द गिर्द ही चलता था, चाहे कोई भी व्यवस्था चले, ये आपका सम्राट है, सब कुछ इसी के अंदर या इसी के अंतर्गत होता था। जो वकील जैसे व्यवहारिक शक्ति इसकी सीमित होती थी, वो भी सम्राट को ही आखिर जाके रिपोर्ट देता था या उसे बताता था। अब इसके टाइम पे, मुगलों के टाइम पे कुछ प्रमुख अधिकारी होते हैं, जिनमें पहला प्रमुख अधिकारी है वकील ए मुतलक। ये सम्राट के बाद दूसरा पद होता था और ये सम्राट का सबसे विश्वास प्राप्त या विश्वास पात्र व्यक्ति होता था। इसके बाद आते हैं दीवान आला या वजीर पर। सबसे पहले सम्राट होगा, सम्राट के बाद वकील होगा, वकील के बाद वजीर आ जाता है। और वजीर कौन होता था? ये वित्त विभाग का प्रमुख होता था, वित्त विभाग का प्रधान होता था। ये राजस्व और वित्त दोनों से संबंधित कार्यों की देखभाल करता था। वेतन के साथ सामानों का भी लेखा जोखा इसके द्वारा किया जाता था। फिर आ जाते हैं मीर बख्शी पर। मीर बख्शी किसी का नाम नहीं होता, एक पद होता है। जब आप आगे चल के पढ़ेंगे, उत्तर मुगल काल को पढ़ेंगे, जब आप मध्यकाल में आ जाते हैं, उत्तर मुगल काल को पढ़ते हैं, तो मीर बख्शी का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मीर बख्शी कोई पद था, ना कि नाम था, याद रखना। अब मीर बख्शी कौन होता था? तो ये सेना विभाग का अध्यक्ष होता था। मुगलों की मनसबदारी के कारण इसकी महत्ता बढ़ गई थी।
मनसब के वेतन की देखरेख किसके द्वारा की जाती थी? दीवान आला की अनुशंसा पर ये वेतन का भुगतान भी करता था। इसके अंदर दो अधिकारी होते थे जिन्हें बख्शिए हुजूर और बख्शिए शागिर्द कहा जाता था। ठीक है, ये कौन होते थे? ये दो मुख्य अधिकारी होते थे इसके अंतर्गत काम करने के लिए। फिर आ जाते हैं एक सद्र उस सुदूर या सद्रे जहां। एक ये अधिकारी होता था जो कि धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। ये धार्मिक मामलों पर बादशाह को यानी कि सम्राट को सलाह भी देता था। फिर आ, फिर आते काजी उल कुजात पर। न्याय विभाग का प्रधान कभी कभी सदरे जहां को भी यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता था, क्योंकि शरीयत के कानूनों की व्याख्या करनी होती थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब हम लोग मुगल पढ़ना शुरू कर रहे थे तब भी बता दिया था कि यहाँ पे सब कुछ, दो चीजें याद रखना। पहले तो सम्राट के इर्द गिर्द घूमेंगी, यानी कि सम्राट केंद्र में रहेगा और उसके चारों तरफ सारी व्यवस्था घूमेगी। दूसरी एक व्यवस्था आ जाती है कि सब कुछ शरीयत के हिसाब से चलेगा, इस्लामी कानून के हिसाब से ही चलेगा। तो जब हम न्याय की व्यवस्था करेंगे तो न्याय भी हम इस्लाम के हिसाब से ही देंगे। जिस तरीके से इस्लाम में एक न्याय की व्यवस्था थी, न्याय की धारणा थी, वही ये अपने शासन में भी लागू करते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मीर सामान या खाने सामान। ठीक है, तो मीर सामान और खाने सामान कौन होता था? ये राज दरबार में काम करने वाली सभी वस्तुओं की आपूर्ति करता था। ठीक है, खाना वाना चाहिए होगा भैया इन लोगों को भी, तो ऑब्वियसली बात है कोई तो होगा राशन पानी देने वाला, तो ये वही काम करता था। इसके बाद आ जाते हैं मीर आतिश पर। ठीक है, मीर आतिश क्या करता था? ये तोप खाने का प्रधान होता था। इसे दरोगा ए तोप खाना भी कहा जाता था। ये निर्यात तुर्क या ईरान से होता था। तो याद रखना, कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है, कभी आपको अगर स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि मुगलों का जो तोपखाने हुए या जो भी शस्त्र वगैरह हुए वो कहाँ से निर्यात होते थे, या कि ईरान से होते थे, मध्य एशिया में होते थे, या आपके तुर्क से होते थे, तो ईरान और तुर्क से निर्यात होता था। ज्यादातर इन्हीं की नियुक्ति होती थी। मंत्री सामान्य समान मान्यता प्राप्त होता था। सीधी सी बात है, जब ईरान और तुर्क में हम लोग व्यापार करेंगे तो कोशिश करेंगे कि वहां के लोगों को ही अपने यहाँ नियुक्त कर दें, ताकि हमारा जो व्यापार है, जो लेन देन है, उसमें कोई दिक्कत ना हो, आसानी से होता जाए। ठीक है, तो यही ये लोग करते थे। दरोगा ए तोपखाना जिसे मंत्री के समान ही समझा जाता था, और इस पे ज्यादातर नियुक्ति जो होती थी तुर्क और ईरान की होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वहीं से हमें अपने तोपखानों का, बारूदों का, गोलों का इनका निर्यात करना होता था। ठीक है, इसके बाद अगला आता है मीर मुंशी। तो मीर मुंशी शाही पत्रों का लिखवाना, यानी कि शाही पत्रों को लिखने का काम इसके द्वारा किया जाता था। मीर बहर आंतरिक जलमार्ग छोटे जहाजों का निरीक्षण करता था और उनसे चुंगी प्राप्त करने का दायित्व इसका होता था। फिर आते हैं मुहत्सिब पे। ये धार्मिक अधिकारी होता था जो लोगों पर नजर रखता था। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि मुहत्सिब को इसलिए नियुक्त किया जाता ताकि सारी व्यवस्था इस्लाम धर्म के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है, उसकी निगरानी इसके द्वारा की जाती थी आम नागरिकों पर। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रांतीय प्रशासन पर। तो जब प्रांतीय प्रशासन की बात आती है तो ध्यान रखिएगा कि अकबर जो है उसने विकेंद्रीकरण का काम किया था, यानी कि उसने 12 सूबों की स्थापना करी। बाद में चलकर उसने 3 सूबे और निर्मित किए। इसके हिसाब से जो 3 सूबे थे वो थे आपके बरार, खानदेश और अहमदनगर। यानी कि 12 की स्थापना ही पहले कर चुका था, उसके बाद में 3 सूबों की इसने स्थापना करी, और फिर बाद में औरंगजेब ने इनको 20 कर दिया, यानी कि टोटल आपके 20 हो गए थे। 12 अकबर ने, फिर बाद में 3 ये और जोड़ता है, 15 हो गए, और लास्ट में आके 20 सूबे मुगल काल में स्थापित हो चुके थे। सूबे का जो प्रधान होता था उसे सूबेदार कहा जाता था। इसकी स्वयं की सेना होती थी। सूबे से कर एकत्र करना और न्याय आदि का फैसला करना इसका प्रमुख काम होता था। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं, अगला देखते हैं, तो आगे चलते हैं तो आ जाता है आपका दीवान। जब दीवान की बात करेंगे तो ये सूबेदार का अंडर काम नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि सूबेदार जो सूबे का प्रमुख है ये उसके अंदर काम करेगा, ये काम करता था आपके केंद्रीय दीवान के अंतर्गत। तो कभी भी स्टेटमेंट आ जाए कि दीवान जो है वो सूबेदार के अंतर्गत काम करता था तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सूबेदार एक स्वतंत्र शासक होता था और दीवान एक स्वतंत्र होता था। तो ये दोनों ही स्वतंत्र
सत्ताधारक होते थे, स्वतंत्र तरीके से काम करते थे। दीवान किसको रिपोर्ट करता था? केंद्रीय दीवान को। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाता है और ये हो जाता है आपका सदर और काजी। सदर और काजी धार्मिक मामलों को देखते थे। ठीक है, और सदर और काजी का जो पद होता था वो सूबे में एक ही व्यक्ति के द्वारा देखा जाता था। सदर जो होता था वो प्रजा का नैतिक चरित्र का ध्यान रखता था, और काजी इस्लाम धर्म की देखभाल करता था, कानूनों की देखभाल करता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये है आपके प्रांतीय बख्शी। मीर बख्शी की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति होती थी, यानी कि प्रांतीय बख्शी जो प्रांत या सूबे में होगा, और किसकी सिफारिश पे होता था? मीर बख्शी की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती थी। फिर कोतवाल जो कि सूबे की आंतरिक व्यवस्था, शांति और सुरक्षा का ध्यान रखता था। तो आज भी जैसे कोतवाल साहब होते हैं, उस टाइम पे भी होते थे, वहीं से ये शब्द निकला है। और कोतवाल जो होते थे वो सुरक्षा व्यवस्था, क्या कहते हैं, शांति और सुरक्षा का ध्यान ये लोग रखे करते थे। फिर आ जाते हैं जिलों का प्रशासन। तो सबसे पहले आपका सूबा आएगा। सूबे को कई जिलों में विभाजित कर दिया जाएगा, जिनको सरकार भी कहा जाता था। फौजदार जो कि जिले का प्रमुख सैन्य अधिकारी होता था, ये इसके क्या काम करते थे? व्यवस्था को संभालना, सुरक्षा को ध्यान में रखना और शांति को बनाए रखना। तो फौजदार जिस तरीके से आज भी चलते हैं, कहते नहीं है कि जरा फौजदारी मत झाड़, तो वो यही होता था। फौजदारी मत झाड़ का मतलब ये हो जाता था कि ज्यादा दाव पेच मत लगा, अपना काम कर। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाता है और उसे कहते हैं आलमगुजार। आलमगुजार जो कि जिले में मालगुजारी को एकत्र करने का काम करता था। ये किसानों से ऋण को बांटना और किसानों से ऋण को वसूल करने का काम करता था। आय व्यय की मासिक रिपोर्ट दरबार में पेश करना, जिले की आय को शाही खजाने में नियमित रूप से जमा करना भी इसका प्रमुख कार्य होता था। इसके बाद आ जाता है बितकवी। बितकवी जो होता है वो आलमगुजार के प्रमुख सहायक होता है। ये कृषि संबंधी कागजात और आंकड़ों को एकत्र करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। जब हम जिलों की बात करते हैं तो जिलों को कई परगना में बांट दिया जाता है, यानी कि ब्लॉक में बांट दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं अनुमंडल। ठीक है, अनुमंडल कह लो, परगना कह लो या ब्लॉक कह लो, ये तीनों एक ही चीज है। सबसे पहले सूबा होगा, सूबा के बाद जिले या सरकार होंगी, फिर आपके परगना, अनुमंडल या एक ब्लॉक की तरह आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें एक आ जाता है शिकदार। परगना स्तर पर कानून और व्यवस्था की देखभाल करना इसका काम होता था। ये इसकी जानकारी प्रांतीय सरकार को दे देता था। फिर आते हैं आमिल। राजस्व निर्धारित करने का काम होता था। इसे मुंसिफ भी कहा जाता था। तो कभी भी अगर मुंसिफ आ जाए, देखो जब हम मुगल कालीन या मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, इनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। खास तौर पे यूपी में अगर आप पीसीएस का, आरओ का कोई भी पेपर उठाकर देख लो, मध्यकालीन भारत से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए इनकी ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सैनिक व्यवस्था है, इसे आप अच्छे से याद करते चलिएगा। इनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कानून गोपर। ये भूमि का सर्वेक्षण करता था, परगने के पटवारियों का अधिकारी होता था। ठीक है, फिर आता है फौजदार जो कि आय संचित करने का काम करता था। और फिर आ जाते हैं हम काजी पर। काजी का क्या काम होता था? ये प्रांतीय काजी के अधीनस्थ काजी की नियुक्ति की जाती थी, जो मुकदमों का निपटारा करता था। ठीक है, आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं ग्राम प्रशासन पर। ग्राम प्रशासन जो कि आपके परगनों के अंतर्गत आते थे, ये स्वायत्त संस्था माना जाता था। ग्राम प्रशासन के लिए कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता था। वहां का जो ग्राम प्रधान होता था उसी को ही यहाँ की बागडोर जो है वो सौंप दी जाती थी। उसी का काम होता था सुरक्षा कराना, सफाई कराना, शिक्षा व्यवस्था को देखना। इसका जो मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था उसे खुद मुकद्दम या चौधरी भी कहा जाता था। इसकी सहायता के लिए पटवारी को नियुक्त किया जाता था, जिसे राजस्व का 1% कमीशन के रूप में दिया जाता था, और उस कमीशन को मुगल काल में कहा जाता था दस्तूरी। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दस्तूरी क्या था, तो बताइएगा कि पटवारियों को 1% राजस्व का दिए जाने वाला कमीशन को ही दस्तूरी कहा जाता था मुगल काल में। इसके बाद आ जाते हैं और अब हम बात करते हैं मावदा या दिही की। तो मावदा और दिही क्या होता है? ये परगनों के अंतर्गत आने वाले गांवों को मावदा या दिही कहा जाता है, याद रखिए।
इसके बाद चकला भी आप ध्यान रखिएगा। शाहजहां के टाइम पे परगना और सरकारों के बीच में एक इकाई के रूप में काम करता था, उसे चकला कहा जाता था, जो कि कह सकते हैं कि अब सरकार यहाँ यानी कि जिला, ठीक है, जिले से कोई व्यवस्था है, जिले की कोई बात आपको परगने तक पहुंचानी है या परगने की जिले तक पहुंचानी है, तो इन दोनों के बीच की जो कड़ी का काम करता था उसको हम चकला कहते थे, ठीक है। और इसके अंतर्गत कई कुछ परगने आते थे, याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं मुसद्दी की। पहले एक सीरियल आता था मुसद्दी लाल, अगर आपने देखा हो तो ये बंदरगाहों की देखभाल करने का अधिकारी होता था, याद रखना। अब आगे चलते हैं और अब बात कर लेते हैं मुगल कालीन वित्तीय व्यवस्था की। तो मुगल काल में सिक्के चले थे जिनमें सोना, चांदी और तांबे के सिक्के प्रमुख थे, ठीक है। तो सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जो प्रमुख थे उनको देख लेते हैं, ठीक है। बाबर की बात करते हैं तो बाबर ने काबुल में चांदी के सिक्के चलवाए थे, और काबुल में जो चांदी के सिक्के चलवाए थे उनको शाहरुख कहा जाता था। तो शाहरुख कहाँ पे चले थे? आपके काबुल में, ठीक है। जब हम कांधार की बात करते हैं तो कांधार में इसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उन्हें बाबरी कहते हैं, और ये भी चांदी के ही सिक्के थे। इसके बाद शेरशाह के द्वारा भी एक सिक्का चलाया गया था जिसे रुपया कहा जाता था। ये 180 ग्रेन के बराबर होता था और शुद्ध चांदी का ये सिक्का होता था। पैसे को तांबे में बनाया जाता है, यानी कि तांबे का क्या होता था? पैसा होता था, और रुपया काय का होता था? शुद्ध चांदी का होता था, याद रखना। अकबर के टाइम पे इसने इस व्यवस्था को, वित्तीय व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया, ठीक है। और साथ ही साथ इसने कई सारी टकसालों का निर्माण किया। जो पहली टकसाल इसने बनाई थी, शाही टकसाल, उसका निर्माण किया था इसने दिल्ली में, और इसका प्रधान था ख्वाजा अब्दुल समद, ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं, और इसने मोहरों की भी स्थापना कराई थी। सोने की मोहरें होती थी, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का कहा जाता था। एक मोहर जो थी वो 9 रुपए के बराबर थी। ये किसने कहा है? ये आईने अकबरी में कहा गया है कि 1 रुपया या एक मोहर बराबर 9 रुपया, और 9 रुपए यानी कि आपका रुपया किसके बराबर था? ये आपके 180 ग्रेन के बराबर हुआ करता था। तो आप इसका हिसाब किताब लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक आता था संसब। संसब जो होता था वो 101 तोले का होता था और सबसे बड़ा होता था, ठीक है। 101 तोले का गोल्ड कॉइन जो होता था उसको संसब कहा जाता था, और ये मुगल वित्त व्यवस्था में सबसे बड़ा सिक्का होता था। एक इसने चलाया था इलाही, जो कि 10 रुपए के बराबर होता था, और ये गोल आकार में होता था। जब संसब और इलाही की बात करेंगे तो ये दोनों ही गोल्ड कॉइन थे। इसके बाद हम बात करते हैं जलाली की। ये चांदी का सिक्का हुआ करता था, और इसकी आकृति आपकी चौकोर तरीके की होती थी, ठीक है, चौकोर आकृति वाला होता था। फिर इसके बाद अगला चलते हैं और आ जाते हैं दाम के ऊपर। तो जो दाम होता था वो तांबे का सिक्का होता था, और 1/40वां भाग होता था रुपए का। इसके बाद जीतल की बात करते हैं। जीतल भी तांबे का सिक्का था, 1/25 भाग था ये दाम का। जीतल याद रखना, जीतल सबसे छोटा सिक्का था, इसे हिसाब किताब लगाने में यूज करते थे, कोई देने लेने में इसका यूज नहीं करता था। इसे पुलुस और पैसा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुलुस या पैसा, ठीक है। इसके बाद याद रखना, इसके टाइम पे, अकबर के टाइम पे राम सिया सिक्के भी चले थे, जिनमें राम सीता के सिक्के, जो कि देवनागरी लिपि में, जिनमें राम सिया लिखवाया गया था। फिर आ जाते हैं जहांगीर पर। जहांगीर ने निसार सिक्के चलवाए थे, जो कि रुपए का 1/4 होता था। शाहजहां ने आना का इस्तेमाल किया था, जो कि दाम और रुपए के बीच में आता था। फिर इसके बाद इसके टाइम पे, यानी कि मुगल के टाइम पे टकसालें बनी थी। टकसालें जो बनी थी उनमें 4 टकसालें सोने की थी, 14 चांदी की और 42 तांबे की थी। इनका जो अधिकारी होता था उसे दरोगा कहा जाता था, याद रखना। फिर जहांगीर के टाइम पे बात आते हैं। तो जहांगीर भैया बहुत ही, क्या कहते हैं, प्रचारक आदमी था। तो इसने अपने सिक्कों पर अपनी और अपनी बेगम नूरजहां की तस्वीरें इसने छपवाई हैं। प्याला उठाते हुए तस्वीरें बनवाई है। भाई बड़ी ऐशो आराम से जिंदगी चलती थी, तो प्याला उठाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, और सिक्कों पर गड़वाए जा रहे हैं। इसके समय में सबसे ज्यादा मदिरा पर रोक लगी थी, और यही सबसे बड़ा नशेड़ी भी था, ठीक है। अगला चलते हैं। अब आ जाते हैं माप तौल के पैमाने। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार माप तौल के पैमाने पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखना।
सबसे पहले सिकंदरी गज होता था जो कि 39 अंगुल या 32 इंच के बराबर होता था। ठीक है, क्या होता था, अंगुल से नापते हैं ना ऐसे ऐसे करके, तो 39 अंगुल होता था या 32 इंच के बराबर होता था, और ये अकबर से पहले हुआ करता था। अकबर के टाइम पे क्या हो जाएगा, इसने इलाही गज का निर्माण कर दिया जो कि 41 अंगुल और 33 इंच के बराबर हुआ करता था। इसके बाद याद रखना बहार और कैंडी। बहार जो होती थी समुद्री तट पर तोलने के लिए यूज किया जाता था, और कैंडी को गोवा में, जो गोवा का तट है उस पर तोलने के लिए इसको यूज किया जाता था। तो बहार और कैंडी ये दोनों ही तोलने की इकाइयां थी। ठीक है, अब आ जाते हैं न्याय व्यवस्था में। जब न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले तो न्याय कौन करेगा, सम्राट ही करेगा, क्योंकि सम्राट ही सबसे बड़ा न्यायाधीश होगा, सम्राट के ही अंडर में सारी चीजें होंगी। ये हर बुधवार को इनके यहाँ कोर्ट सजती थी और बुधवार को ये न्याय दे देते थे। देखो सबसे ऊपर जब बादशाह होता है तो सब कुछ जब इस्लाम के हिसाब से ही चल रहा है, तो काजी भी नियुक्त किए गए थे। तो काजी यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट होते, चीफ जस्टिस की तरह होते थे। चीफ जस्टिस की तरह ये न्याय के लिए बादशाह को सलाह देते थे। ठीक है, इनके नीचे मुफ्ती आते थे जो कुरान के आधार पर व्याख्या करते थे। ये धर्म संबंधी और संपत्ति संबंधी जो व्याख्या होती थी वो ये बादशाह को देते थे या सलाह देते थे। इसके बाद इसी टाइम पे फतवा ए आलमगीरी लिखा गया था जिसमें औरंगजेब के समय का न्याय व्यवस्था का पूरा के पूरा संकलन किया गया है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से न्याय व्यवस्था चलती थी, तो अभी हमने जो बात करी थी वो हमने करी थी मुस्लिमों की। ठीक है, मुस्लिमों के लिए काजी नियुक्त किया जाता था, मुफ्ती नियुक्त किया जाता था। लेकिन हम हिंदुओं की बात करते हैं तो हिंदुओं की न्याय व्यवस्था को हम कुछ समय तक ब्राह्मणों के द्वारा ही किया जाता था, और उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है श्रीकांत का नाम, क्योंकि जहांगीर के समय में हिंदू मामलों का जज जो होता था वो श्रीकांत होता था, याद रखना। श्रीकांत नाम है उसका, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। तो श्रीकांत जो था वो हिंदू मामलों का जज था जहांगीर के समय में। इसके बाद अब आ जाते हैं शिक्षा के ऊपर। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा जो होती थी वो घरों पर ही दे दी जाती थी। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मकतब में भेजा जाता था, यानी कि मस्जिद के अंतर्गत। जब हम बाबर की बात करते हैं तो इसने शुरहत ए आम नामक स्थान की स्थापना कराई, जहाँ पर महाविद्यालय शिक्षा जो है वो दी जाती थी। शेर मंडल की स्थापना दिल्ली में हुमायूं के द्वारा कराई गई थी, दिल्ली के पुराने किले के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद सीर ए अकबर, जिसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया था दारा शिकोह ने, याद रखना। और फिर फतेहपुर सीकरी में शिक्षा को सबसे बड़ा केंद्र दिया गया था इस्लामी शिक्षा का। ठीक है, तो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था, फतेहपुर सीकरी में था। कौन सी शिक्षा का, इस्लामी शिक्षा का। ठीक है, इसके बाद अगला चल रहे हैं, तो अगला चलते हैं तो अब देखते हैं इसकी सैन्य व्यवस्था। जो सैन्य व्यवस्था थी इसकी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 4 श्रेणियों में इसको बांटा गया था। 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी, अधीनस्थ राज्यों की सेना, राजाओं की सेना, मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियां, अहदी सैनिक की सेना जो कि बादशाह के सैनिक हुआ करते थे, और दारबी सैनिक जो कि पूरक सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, जब हम सेना की बात करते हैं तो सेना भी आपकी 4 तरीके की होती थी, पैदल सेना, अश्वरोही सेना, तोपखाना और आपकी हस्ती सेना। जब हम पैदल सेना की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी सेना होती है, सबसे बिगेस्ट होती है, इसे अहशाम या सहबंदी भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं अश्वरोही सेना पर, जो कि मुगल सेना की प्राण वायु थी, या कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी थी। इसे बरगीर और सिलेदार 2 भागों में बांटा जाता है। बरगीर जिसको राज्य के द्वारा ही हथियार दिए जाते थे, सैनिक दिए जाते थे। ठीक है, जो घोड़ों के खाने पीने की व्यवस्था भी इन्हीं के द्वारा की जाती थी, राज्यों के द्वारा, तो उन्हें बरगीर कहा जाता था। और सिलेदार जो कि खुद व्यवस्था करते थे, यानी कि खुद ही खान पान देखना, हथियारों का अरेंज करना, कैसे कैसे घोड़ों को सही सलामत रखना, ये सारी व्यवस्था सिलेदार के द्वारा की जाती थी। और जब जरूरत पड़ती थी तब इनको बुलाया जाता था। जो स्थायी थे वो बरगीर होते हैं, और सिलेदार जो होते हैं जब इनकी जरूरत पड़ती है तो इनको बुला लिया जाता था। ठीक है, इनको भी, अश्वरोही सेना को भी 4 भागों में बांटा गया है, 2 अस्पा, सिंह अस्पा, यक अस्पा और निम्न अस्पा। 2 अस्पा जिसमें 2 घोड़े रखे जाते थे,
सिंह अस्पा जिसमें 3 घोड़े रखे जाते थे, यक अस्पा जिसमें 1 घोड़ा रखा जाता था, और निम्न अस्पा जिसमें 1 घोड़ा होता था और बांट लिया जाता था कि भाई एक दिन तू ले जा, एक दिन मैं ले जाऊंगा, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद तोप खाने की बात आते हैं, तो तोप खाना बाबर ही इंट्रोड्यूस करता है, और सबसे पहले भेड़ा का किला जब विजय होता है तो उसी टाइम पे तोप खाने का पहला प्रयोग किया जाता था। फिर आती है हस्ती सेना, जिसमें हाथियों की सेना होती थी, यानी कि हाथियों को लेकर ये लोग चलते थे। एक और याद रखना, दह बिस्ती का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सीधा याद रखना कि प्रत्येक सैनिक को घोड़े रखने पड़ते थे, यानी कि प्रत्येक सैनिक को घोड़ा जरूर रखना पड़ता था, यही है इसका। औरंगजेब ने थोड़े बहुत प्रयास किए थे नौसेना के लिए, तो ये भी याद रखना, वैसे किसी ने भी पूरे मुगल में नौसेना को लेकर कोई प्रयास नहीं किया है, लेकिन जैसे कि औरंगजेब जो है कि दक्षिण की तरफ अपना प्रवास करता है, दक्षिण को लेने का प्रयास करता है, तो दक्षिण में ज्यादातर आपको पता है कि तटों के किनारे ही है सब कुछ, तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत प्रयास करने लगता है नौसेना को लेकर, इससे पहले कोई प्रयास नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला के ऊपर। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला की जब हम बात करते हैं तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह है कि ये ईरानी, तुरानी, ट्रांस अविसियान और सल्तनत कालीन इसकी विशेषता होती है। ठीक है, तो कितनी क्या क्या रहेगा कि इसकी जो स्थापत्य कला होती है उसमें ज्यादातर जो चीजें होती है वो ईरानी प्रणाली की होगी या यूनानी प्रणाली की होगी, सल्तनत कालीन प्रणाली की होती है, याद रखना। इसके बाद आ जाते हैं, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो खुरदुरे पत्थर का यहाँ पे प्रयोग होता है। तो अगर हम सामग्री की बात करेंगे तो यहाँ पे खुरदुरे पत्थर का प्रयोग हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, और संगमरमर का प्रयोग इसमें हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर पित्रादुरा तकनीक का भी प्रयोग हुआ है। पित्रादुरा तकनीक होती है कि हीरे जवाहरातों को दीवारों के अंदर गढ़ने की तकनीक। आप कभी भी आज भी अगर मुगल कालीन किसी भी व्यवस्था किसी भी इमारत में चले जाए या जैसे आप जाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि पितृदुरा तकनीक का प्रयोग हुआ है, खोद खोद कर उसमें जेवरातों को भरने की जो कला होती थी वो इनके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी भारत के अंतर्गत। साथ ही याद रखना, ये लोग जो अपनी स्थापत्य बनाते थे वो घेरेदार बनाते थे। घेरेदार का मतलब ये है कि ये इस तरीके का घेरा होता था, यहीं पे पूरा नगर बसा लेते थे, यहीं पे गांव होते थे जहाँ पर ये लोग लोगों को रखते थे, वहीं पर इनकी जरूरत की पूरी चीजें होती थी। तो इनका जो निर्माण होता था वो घेरावदार निर्माण होता था, याद रखें, यानी कि बाजार और घूमने की जगह सब कुछ एक ही क्षेत्र के अंतर्गत रखी जाती थी। जब हम स्थापत्य कला की बात करते हैं, स्थापत्य का विकास क्रम की बात करते हैं, तो जब हम देखते हैं तो इसका प्रारंभ होता है बाबर के समय में। ठीक है, बाबर के समय प्रारंभ होता है, अकबर के समय इसका विकास होता है, और चरमोत्कर्ष के टाइम होता है, उसे कहते हैं शाहजहां का काल, जिसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है, और पतन इसका शुरू हो जाता है औरंगजेब के समय में। ठीक है, जब हम आगे चलते हैं तो बाबर ने क्या क्या किया था स्थापत्य कला में वो देख लेते हैं। तो बाबर के जब स्थापत्य कला की बात आती है तो इसने पानीपत का काबुली मस्जिद बनवाया था। ठीक है, संभल की जामा मस्जिद इसने बनवाई थी, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था जो कि मीर बाकी के द्वारा तैयार किया गया था। आगरा का रामबाग भी इसके द्वारा ही निर्मित कराया गया था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हुमायूं पर, और जब हुमायूं की बात करते हैं तो इसके टाइम पे ईरानी शैली का बहुत ज़्यादा प्रयास हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था ईरानी शैली का। अकबर ने हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय किया था, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर ये चलता था। इसने आगरा के किला का निर्माण कराया 1565 में, हुमायूं का मकबरा बनवाया 1570 में, लाहौर किले का निर्माण कराया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराता है, इलाहाबाद का किला और फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण भी इसके द्वारा कराया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा से भी प्रश्न पूछा जाता है। हमीदा बानो बेगम ने इसका निर्माण कराया था, ये पत्नी थी आपकी हुमायूं की, दिल्ली में ये निर्मित है, और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। मिर्जा गियास ने इसको तैयार किया था, और ये फारसी प्रभाव इसमें सीधा सीधा दिखाई देता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत चारबाग शैली का प्रयोग हुआ है।
दोहरे गुंबद में संगमरमर का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसी को कॉपी करके शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया है। याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ताजमहल की आधारभूत संरचना की प्रेरणा कहाँ से शाहजहां ने ली थी, तो वो ली थी अपने हुमायूं के मकबरे से। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आगरा के किला पर। तो जब आगरा के किला की बात होती है तो 1565 में इसका निर्माण होता है। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने कराई थी। कई जगह पे इसे 1504 दे रखा, कई जगह पे 1506 भी दिया गया है। आगरा में 2 गेट है, एक है दिल्ली गेट और एक है अमर सिंह गेट। यहाँ पर मेवाड़ विजय में जो सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी मेवाड़ विजय के टाइम पर, उनकी मूर्तियों को स्थापित किया गया है, जिनमें 2 प्रमुख नाम है, जयमल और फत्ता। ये राजपूत थे और धार्मिक सहिष्णुता के कह सकते हैं धार्मिक सहिष्णुता के चिन्ह के तौर पर इनकी मूर्तियों को यहाँ पर बनवा के इनको सम्मानित किया गया था अकबर के समय। ठीक है, इसके बाद फतेहपुर सीकरी पर आ जाते हैं। इसकी भी निर्माण अकबर ने ही कराया था। आगरा के पास ही ये स्थित है। प्राचीन काल में इसे सीकरी रूप बल कहा जाता था। यहाँ पर पहले पत्थर तलाशने का काम होता था अकबर के पहुंचने से पहले। 7 मील घेरे का यहाँ पे निर्माण कराया गया। बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया गुजरात विजय के बाद, और इसका जो डिजाइन थी वो बनाई थी बहाउद्दीन ने। ठीक है, इसके बाद जहांगीर के टाइम पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर जहांगीर के समय में ना स्थापत्य में कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ था, लेकिन चित्रकला में बहुत अच्छा खासा काम हुआ था। ठीक है, तो लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ हो, कराया था इसने भी। तो क्या क्या कराया था वो देखते हैं। तो अकबर का इसने पहले तो मकबरा बनवाया, कहाँ पर, सिकंदरा में। एतमाद-दौला का मकबरा बना था इसका आगरा में। अब्दुल रहीम खाना का मकबरा बना दिल्ली में। अनारकली का मकबरा बनवाया इसने लाहौर में। जहांगीर ने अपना मकबरा भी इसका जो बनाया वो लाहौर में बनाया। और कश्मीर का शालीमार बाग भी इसी के टाइम पे बना था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं तो चित्रकारी का चरमोत्कर्ष कहा जाता है जहांगीर के काल को, और इसी के टाइम पे एतमाद-दौला के मकबरे का निर्माण कराया था। नूरजहां ने कराया था। नूरजहां इनकी क्या कहते हैं एतमाद-दौला की बेटी थी। तो इन्होंने जो अकबर का एतमाद-दौला का मकबरा जो है वो अकबर और जहांगीर जो श्रेणी है या जहांगीर जो कला है उसके मिश्रण का यहाँ पर यूज किया गया है। और सबसे पहले पित्रादुरा शैली का प्रयोग भी एतमाद-दौले के मकबरे के अंतर्गत ही किया गया है। जब अकबर के मकबरे की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई का मिश्रण यहाँ पर मिलता है देखने को। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं शाहजहां पर। तो जो शाहजहां का काल होता है वो आपके स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष काल होगा, और इसे स्वर्ण युग कहा जाता है स्थापत्य कला का। क्या क्या हुआ था इसमें आपको पता ही है। सबसे पहले तो ताजमहल का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो संगमरमर का ज्यादा प्रयोग हुआ है। पित्रादुरा शैली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर मेहराब, गुंबद, परकोटा, बुर्ज और मीनार, इन सब का संतुलन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई मीनार एकदम ऊपर जा रही है, कोई एकदम नीचे जा रही है, गुंबद एक ऊपर है एक नीचे, ऐसा नहीं होगा। सबको संतुलन बना के एकदम ज्यामितीय विधि का प्रयोग करके सबको निर्मित किया गया था इसके टाइम पे। ठीक है, अब इसका क्या क्या बना था तो याद रखिएगा, इसकी जो भी व्यवस्था थी वो तालवी शब्द में थी। कठोर पत्थर का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। दिल्ली का लाल किला बना है 1648 में। जामा मस्जिद बनी है। आगरा के किले का पुनरुद्धार इसने किया है। बेगम की याद में ताजमहल तक बना दे रहा है। शाहजहानाबाद नगर की भी इसने स्थापना कराई थी। दीवाने खास में जब आप जाते तो वहां लिखा हुआ था कि धरती में कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। कहाँ है? आपके इसी काल में है, यहाँ पर ही है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। औरंगजेब की बात आती है तो औरंगजेब ने दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का इसने निर्माण कराया। औरंगाबाद में राबिया उद दौरानी के मकबरे का इसने निर्माण कराया। लाहौर में बादशाही मस्जिद का इसने निर्माण कराया। राबिया उद दौरानी इनकी बेगम थी। इन्हें बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, दक्कानी ताज के भी कह सकते हैं इन्हें। अत्ता उल ला वास्तुकार थे इनके। तो याद रखना, अगर कभी भी बीबी का मकबरा आपसे पूछ लिया जाए कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो ये औरंगाबाद में बनवाया था औरंगजेब ने। और ये कौन थी? इनकी बीवी थी राबिया उद दौरानी। ठीक है, आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं मुगल चित्रकला के ऊपर।
तो जब हम मुगल चित्रकला की बात करेंगे तो इसमें फारसी, भारतीय और फारसी दोनों शैलियों का मिश्रण मिलता है। प्रारंभ जो है वो बाबर के समय होता था। ठीक है, बाबर अच्छा खासा चित्रकारी की जानकारी रखता था और ये चित्रों की समीक्षा भी करता था। अब्बू सम्मद और मीर सैयद अली हुमायूं के टाइम पे महत्वपूर्ण चित्रकार थे। लाजवर्दी सुनहरे रंग इनका प्रयोग होता था, बारीक तुलिम का प्रयोग होता था। इस ठीक है, तुलिम कहा जाता था कि गिलहरी के बाल का प्रयोग करके चित्रकारी को करना। ठीक है, इसके बाद जहांगीर के टाइम पे आते हैं तो जहांगीर के टाइम पे चरमोत्कर्ष होता है चित्रकारी का। फारसी प्रभाव से मुक्त हो जाता है। भारतीय शैली का विकास जो है वो स्पष्ट रूप से इसके टाइम पर दिखाई देने लगता है। वास्तविकता पर आधारित होता है, रूढ़ियों का अभाव होता है, यानी रूढ़ियां समाप्त हो जाती हैं। सजीव चित्रण, प्राकृतिक दरबारी व्यंग तरीके की चित्रकारी होती थी और अलंकरण इसका बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसके टाइम पे बहुत चला आ रहा है कि नहीं मैं सूरज को हाथ में उठा के खड़ा हुआ हूँ, चांद तारे तोड़ आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता था। वास्तविक चीजें होती थी और अपने आप को आगे दिखाने का काम भी करते थे। तो ये सारी चीजें की कहाँ होती थी, जहांगीर के टाइम पे होती थी। एक स्टेटमेंट और याद रखिएगा कि पर्सी ब्राउन ने इसके लिए कहा था जहांगीर के समय चित्रकला की आत्मा लुप्त हो गई थी, क्योंकि वास्तविक चीजें थी, ऐसा नहीं था बहुत सारी प्राकृतिक व्यंग वगैरह की चीजें होती थी। तो ये एक स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो इसी के टाइम पे मुरक्के शैली का प्रयोग हुआ था जिसमें एल्बम का निर्माण किया गया था। ठीक है, जहांगीर के समय में क्या क्या चित्र बने थे महत्वपूर्ण, तो वर्जिन मैरी का चित्र, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया तो याद रखना। ईरान के शाह अब्बास का स्वागत करते हुए इसने चित्र बनवाया है। मलिक अंबर के कटे हुए सिर को लात मारते हुए चित्र बना रहा है। पशुओं के किस्से कहानी के चित्र हैं जिन्हें अयार ए दानिश कहा जाता है, जो कि चित्र पुस्तक है। प्राकृतिक दृश्य पर इसने चित्र बनवाए हैं और हॉकिंस ने मुगल राज्य का मैप इसको भेंट किया था, याद रखना। ठीक है, अगला चलते हैं तो अब हम बात करते हैं इसके टाइम पे कौन कौन से चित्रकार हुआ करते थे। तो फारूक बेग, अफरीज, अबुल हसन, मसूर, मनोहर, गोवर्धन, विशनदास, बलचंद, दौलत, इनायत, भीम, मुखरिस, ये प्रमुख चित्रकार थे इसके टाइम के। इनमें भी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें अफारिज, अबुल हसन, मसूर, गोवर्धन, विशनदास, ये प्रमुख है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं शाहजहां के टाइम पे। तो शाहजहां के टाइम पे धुंधली नगर का चित्र बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। अवसान यहाँ पर प्रारंभ हो गया था, यानी कि धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया था। और औरंगजेब का समय आते आते चित्रकारी, संगीत, सब कुछ एकदम बंद करवा दिया, क्योंकि ये इस्लाम धर्म के हिसाब से ही करता था सारे काम। इस्लाम में ये चीज हराम है, इस्लाम में संगीत हराम है, चित्रकारी हराम है, दुनिया भर की सारी चीजें हराम इसने करवा दी थी और सब कुछ इसने बंद करवा दिया था। औरंगजेब के समय में सब कुछ बंद हो जाता। ठीक है, अब आ जाते हैं मुगल काल की अर्थव्यवस्था। तो मुगल काल की जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आईने अकबरी में बताया गया है। ठीक है, आईने अकबरी में बताया गया है यहाँ पे तिजारती जो होते थे उसे कैश क्रॉप्स कहा जाता है। जो नकदी फसल होती थी उन्हें तिजारती कहा जाता था। कृषि फसल यहाँ पर कर के या राजस्व के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। उद्योग धंधों में गुड़ चीनी का उद्योग बहुत ज्यादा फेमस था, क्योंकि गन्ना होता था वहाँ आसपास, तो गन्ने से ये लोग गुड़ चीनी बना लिया करते थे। मिट्टी के बर्तन और रेशम का उद्योग यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस था। पटोला कहा जाता था विदेशी रेशम को। तो अब आपने गाना भी सुना होगा ना कि पटोला सा सूट पहन के पटोला से, कुछ इस टाइप का सॉन्ग है। तो विदेशी रेशम को पटोला कहा जाता था। कोहिनूर हीरा याद रखिएगा, गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा निकलता था और मीर जुमला मोहम्मद सईद ने इसे भेंट किया था शाहजहां को, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर वणिक या बनिया होते थे जिनको छोटे व्यापारी कहा जाता था। मोदी जो होते थे, मोदी, बोहरा, सेठ, इन्हें बड़े व्यापारी की संज्ञा दी गई थी। चेट्टी को कहा जाता था, जो ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन होते थे उनको चेट्टी कहा जाता था। और हुंडी जो होती थी वो शॉर्ट टर्म लोन की तरह रहती थी। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन पेपर होता था। इसके बाद आज की बात करते हैं और अब आ जाते हैं नाखुदा पर। ये व्यापारी जहाज मालिकों का एजेंट होता था। तो नाखुदा कौन हो जाता, एजेंट होता है किसका,
व्यापारी और जहाज मालिकों का ददनी जो होता था वो कि ऋण की व्यवस्था करता था, और खासतौर में एडवांस ऋण की व्यवस्था ददनी के द्वारा की जाती थी। राहदारी शुल्क होता था जो कि आंतरिक व्यापारों पर लगाया जाता था, याद रखिएगा। इसके बाद आप बात कर लेते हैं मुगल कालीन महिलाओं की। तो मुगल काल की कुछ प्रमुख महिलाएं हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आते हैं गुलबदन बेगम के ऊपर। ठीक है, इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की है और ये फारसी के प्रचंड विदुषी थी। महामंगा जो कि अकबर की धाई माँ थी, इन्होंने पर्दा शासन को से सरकार को चलाया है। हुमायूं के साथ ये मदरसा ये बेगम गई थी। ठीक है, उसकी स्थापना करी है इन्होंने हुमायूं के साथ, कहाँ पर, दिल्ली में। फिर नूरजहां, नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। जगंता गुट का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। शासन कार्य में बराबर की हिस्सेदार थी। श्रृंगार प्रसाधनों का इनको बहुत शौक था, जेवरातों में बहुत इनकी रुचि भी थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं मुमताज महल पर। शाहजहां की पत्नी थी और श्रृंगार प्रसाधन जेवरातों का बहुत इनको शौक हुआ करता था, विशेषज्ञ थी उनके बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब बात करते हैं जहां आरा की। ये जो थी वो शाहजहां की बेटी थी। धार्मिक और सात्विक मामलों में इनका बहुत रुचि होती थी। उत्तराधिकार के युद्ध में इन्होंने दाराशिकों का साथ दिया था, और साथ ही साथ ये कादिर सिलसिले की बहुत बड़ी क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि उनके प्रभावित थी, उनसे उनसे संबंधित इन्होंने बहुत लेख भी लिखे। और शाहजहां के साथ ही इन्होंने जेल में भी इनका साथ दिया था, शाहजहां के साथ जेल में रही थी। फिर आते हैं जेबुनिसा। औरंगजेब की बेटी थी। शहजादा अकबर से पत्र व्यवहार के चलते इनको 1679 में निर्वासित कर दिया जाता है। यहीं पर बैतुल उलम के नामक पुस्तकालय का इन्होंने निर्माण कराया था। इसके बाद आते हैं अस्मत बेगम पर, और इन्होंने इत्र बनाने की विधि का इंट्रोड्यूस किया था। इत्र बनाना इन्होंने ही सिखाया था गुलाब से, तो वो है अस्मत बेगम, और ये माँ है आपकी नूरजहां की। ठीक है, अब आ जाते हैं मुगल कालीन साहित्य पर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुगल कालीन साहित्य की जब हम बात करते हैं तो ये फारसी राजभाषा के अंतर्गत आता है। मूल रचना, अनुवादिक रचना हिंदी और संस्कृत में यहाँ पर रचनाएं हुई हैं। अधिकांश पुस्तक जीवनी और शासन विवरण का उल्लेख करती हैं। तो कभी भी अगर स्टेटमेंट आता है कि मुगल काल में केवल फारसी रचनाएं की गई थी या अनुवाद ही किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। संस्कृत में रचनाएं भी की गई थी। तो कभी जोश में होश खो के ये मत बोल देना कि भैया मुगल काल है, वहाँ पे संस्कृत का क्या काम, मुस्लिम या इस्लामी विधि से सब कुछ होता था, ऐसा नहीं है। संस्कृत में भी यहाँ पर रचनाएं की गई थी, याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है आपका बाबरनामा। जब हम बाबरनामा की बात करते हैं तो इसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। बाबर ने अपने बारे में लिखा था, 1504 से 1529 तक इसने लिखा है। 25 सालों तक इसने अपना लिखा है और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। तुर्की भाषा में ये लिखा गया है और इसका अनुवाद जो है वो फारसी में किया है खाना ने 1583 में। इसके बाद आते हैं हुमायूं नामा। इसकी जो लिखा है, या इसका जो कह सकते हैं उसको, लिखा ही है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। पहले बाबर, इसको दो भागों में बांटा गया। पहले भाग में बाबर है और दूसरे भाग में हुमायूं का वर्णन किया गया है। इसके बाद अकबरनामा में आते हैं। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। ये जीवनी है जिसमें पहले 30 सालों का वर्णन है, फिर 46 सालों का वर्णन है, उसके बाद शासन प्रणाली का इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। यानी कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है, किसको, अकबरनामा को। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। और जहांनामा होता है, शाहजहांनामा की स्थापना, यह कह सकते हैं शाहजहांनामा लिखा है इनायत खान ने। आलमगीर नामा काजिम शिराजी ने लिखा है, और ये औरंगजेब के शासन का वर्णन करता है, जो कि इसके आरंभिक शासन की बात करेगा। चाहरनामा चंद्रभान ने लिखा है, शाहजहां की शासन प्रणाली का वर्णन है इसमें। तारीख शहजानी सादिक खां, शाहजहां का जीवन काल का वर्णन है। तारीख अल्फी, मुल्ला दाऊद इस्लाम के 1000 साल पूरा होने का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। इसके बाद आते हैं माजमा ए अल बहरीन। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है कई बार। दाराशिकों ने हिंदू मुस्लिम एक ही पथ का दो राही है इसमें वर्णित किया है। ठीक है, क्या कहा है कि हिंदू मुस्लिम एक ही पथ के दो राही है, किसमें कहा है, माजमा अब अल बहरीन में दाराशिकों के द्वारा।
फिर आते हैं फतुहात ए आलमगीरी। ईश्वरदास नागर ने इसकी स्थापना की है या इसको लिखा है। औरंगजेब के 34 सालों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। तुजो के जहांगीर और मोतमिंद खान ने इसको निर्मित किया है, लिखा है। संयुक्त कृति है, जहांगीर के जीवन और शासनकाल का इसमें वर्णन किया गया है। फिर आते हैं तबकात ए अकबर। इसको लिखा है निजामुद्दीन अहमद ने और ये दिल्ली सल्तनत में और मुगल इतिहास का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं कुछ अनुवादकों पे। जब हम अनुवादों की रचना करते हैं या अनुवाद बताते हैं किसने क्या अनुवाद किया है, तो सबसे पहले आते हैं नकी खां और बदायूनी ने, साथ ही साथ अबुल फजल और फैजी ने मिलकर महाभारत को अनुवाद किया है। बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का, शाह मोहम्मद सहबादी ने राजतरंगिणी का, फैजी ने नल दमयंती का, अबुल फजल ने कालिय दमन का। ठीक है, बदायूनी तथा हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने जो अनुवाद किया है वो अथर्ववेद का किया है। दाराशिकों ने 52 उपनिषदों, गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद किया है। इसके बाद आ जाते हैं संस्कृत में क्या क्या रचनाएं हुई हैं वो भी देख लीजिए। तो जगन्नाथ पंडित ने लिखा, ठीक है, जगन्नाथ पंडित का लिखा गया है रस गंगाधर और गंगा लहरी के द्वारा। पद्म सुंदर लिखा है अकबर शाही तथा श्रृंगार दर्पण। ठीक है, उसके बाद भानुचंद्र आचार्य सिद्धचंद्र के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। तो ये आपके संस्कृत के कुछ प्रमुख लेख हैं या प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि लिखी गई हैं। तो ये आज हम लोगों ने मुगल काल को समाप्त कर दिया है। मुगल से काल से संबंधित 2 लेक्चर में और अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर आप ले सकते हैं। तैयारी परीक्षा की हमारा टेलीग्राम चैनल है, तैयारी परीक्षा की विद ज्योति मैम, अगर आप डालेंगे टेलीग्राम पर तो आपको ये मिल जाएगा। सारी मुगल काल, सल्तनत काल और जो भी प्रमुख जो पीडीएफ है या पीपीटी है वो मैं इस पर शेयर करती रहती हूँ। आप इसे ज्वाइन करके हमारी क्लास, हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।